अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ट्रंप की जानिब से इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कहने पर ईरान जंग शुरू करने और फिर अब नेतन्याहू की जंगी पॉलिसी और उनकी ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर दोबारा जंग शुरू करने की ख्वाहिश की वजह से दुनिया भर में अमेरिका की ताकत और उस ताकत का तासुर दोनों मुसलसल कमज़ोर होते जा रहे हैं। ट्रंप एक बात करते हैं और नेतन्याहू उस पर अमल नहीं करते हैं। ट्रंप मजीद जोर देकर एक और दावा कर देते हैं और नेतन्याहू उसकी भी खिलाफ वर्जी कर देते हैं। और लबनान में इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदों की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और उन खिलाफ वर्जियों के जवाब में ईरान की कार्रवाइयों ने इस तासुर को मजीद मजबूत कर दिया है, क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग, धमकियों और हत्या की दरख्वास्तों के बावजूद इसराइल ने कल रात और आज सुबह ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ की, जिन पर ईरान ने आज एक बार फिर इसराइल की तरफ मिसाइल दाग कर जवाब दिया है। अहम बात यह है कि इसराइल और ईरान के दरमियान हमलों का यह सिलसिला हफ्ते की रात को उस वक्त शुरू हुआ कि जब अमेरिका के साथ लबनान में सीज़ फायर पर इत्तफाक के बावजूद इसराइल ने जनूबी लबनान में बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसके बाद ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इसराइल को वार्निंग दी कि अगर इसराइल अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखता है और ख़ास तौर पर बेरूत के इलाके दाहिया में हमले करता है तो फिर ईरान भी इसराइल को जवाब देगा, क्योंकि लबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हैं। मगर इन धमकियों के बावजूद कल इसराइल ने बेरूत के इलाके दाहिया में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुतादिद अफराद को शहीद कर दिया, जिसके बाद कल रात को ही ईरान ने ऐलान कर दिया कि उसने लबनान में हमलों के जवाब में इसराइल की तरफ बराह रास्त मिसाइल दागे हैं। ईरान की पासदाराना इनकलाब ने इन हमलों की लॉन्चिंग की वीडियो भी जारी की है, जबकि ईरान के एक शहर से सामने आने वाली एक वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि एक चौक पर ईरानी शहरियों की एक बड़ी तादाद ईरान के परचमों के साथ जश्न मना रही होती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इसी दौरान ईरान की जानिब से इसराइल की तरफ दागे गए मिसाइल्स को देखकर शहरी बुलंद आवाज में जश्न मनाते हैं। और फिर शुमाली इसराइल में मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के मनाजिर भी सामने आए। अहम बात यह है कि ईरान के इन हमलों के बाद इसराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों का ऐलान सामने आने से पहले ही अमरीकी सदर ट्रंप सरगर्म हो गए थे और ट्रंप ने मुतादिद अमरीकी मीडिया आउटलेट से गुफ्तगू करते हुए ना सिर्फ इन हमलों को डाउन प्ले करने की कोशिश की और जंगबंदी को बरकरार रखने पर इसरार किया, बल्कि ये रिपोर्ट भी सामने आई कि ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन करके तहम्मुल से काम लेने और ईरान के खिलाफ हमले ना करने की अपील भी की। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा था कि वो नेतन्याहू को हिदायत देंगे कि ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ना करें, जबकि ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ होने वाले किसी भी मुआहदे को कबूल करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं होगा। ट्रंप का मजीद कहना था कि तमाम फैसले मैं करता हूँ और नेतन्याहू कोई फैसले नहीं करता, जबकि ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि इसराइल पर ईरान के हमलों से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल करने की उनकी ख्वाहिश में कोई तब्दीली नहीं आई और इसका मुआहदे पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि देखते हैं आखिर में क्या होता है, लेकिन इसराइल पर ईरान के ये मिसाइल हमले ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुए। ये हमले उन चीज़ों में से एक हैं जो 3000 साल से, या अगर आप दूसरे तरीके से गिने तो 47 साल से चल रही हैं। इसी दौरान ट्रंप ने एक्सियोस को बताया कि वो नेतन्याहू से कहेंगे कि जवाबी हमला ना करें ताकि ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात बिल्कुल तबाह ना हो जाएं, और सोर्सेज के मुताबिक इसके फ़ौरन बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन करके यही पैगाम भी दिया। ताहम एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू की गुफ्तगू अच्छे अंदाज में हुई, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी थी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान नेतन्याहू को वाज़ेह तौर पर बताया कि यह सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अमेरिका ने इन हमलों की ना तो हिमायत की और ना ही इनसे इत्तफाक किया, और फिर चंद घंटों बाद नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों का हुक्म दे दिया और तेहरान, इस्फहान और तबरेज़ समेत मुतादिद ईरानी शहरों पर इसराइली फ़ौज ने मिसाइल हमले कर दिए। अहम बात यह है कि इन हमलों में इसराइल ने तेहरान के करीब माह शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट को भी निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी की गई हमलों की एक वीडियो में एक ईरानी इलाके में होने वाले बड़े धमाके के मनाजिर देखे जा सकते हैं, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले से प्लांट का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ है। इसके अलावा आज सुबह भी इसराइली फोर्सेज ने ईरान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में मजीद हमले किए, जिसके बाद आज ईरान ने एक बार फिर इन हमलों के जवाब में इसराइल की तरफ बड़े पैमाने पर मिसाइल्स के जरिए हमला कर दिया। इन हमलों में से एक हमला इसराइल के साहिली शहर हाइफा की तरफ भी किया गया
और इस हवाले से ईरानी फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने मां शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के जवाब में हाइफा में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया है। इसके अलावा दीगर मिलिट्री टारगेट्स पर भी हमले किए हैं। इसी तरह मकबूजा मगरबी किनारे में मुतादिद गैर कानूनी इसराइली सेटलमेंट्स पर भी हमले रिपोर्ट हुए हैं। ईरान ने आज होने वाले हमलों की लॉन्चिंग वीडियो भी जारी की है, जिसमें ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से मिसाइल लॉन्च होते हुए दिखाई देते हैं। ताहम ईरान ने इन वीडियोज़ की लोकेशन को खुफिया रखने के लिए वीडियोज़ के बैकग्राउंड को ब्लर किया हुआ है। आज इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले ईरानी हमलों के बाद होने वाली तबाही और हमलों के दौरान सायरन बजने की वीडियोज़ भी सामने आई हैं। हाइफा से सामने आने वाली एक वीडियो में मिसाइल से बचने के लिए सायरन बजने और लोगों को अपनी हिफाजत के लिए शेल्टर्स में जाते हुए देखा जा सकता है। इसी तरह यरूशलेम से सामने आने वाली वीडियोस में मिसाइल को इंटरसेप्ट करने और सायरन बजने की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। जबकि मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली सेटलमेंट में एक हमले के बाद होने वाली तबाही के मनाजिर इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। इसी तरह की एक और वीडियो में इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने के बाद एक जगह से धुएं का गहरा बादल दिखाई देता है। जबकि एक वीडियो में मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जेरिको में ईरानी मिसाइल का मलबा भी देखा जा सकता है। इसके अलावा लबनान में भी आज धमाके हुए हैं, जबकि सऊदी अरब ने अल खरज सूबे में हमलों का अलर्ट जारी किया था, लेकिन बाद में कहा कि यह खतरा अब खत्म हो गया है। सारी सूरत हाल में आज फिर इसराइली फौज के एक ओहदेदार ने कहा है कि हम एक बड़ी और वसी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और इस बयान के बाद फिर ये खदशात पैदा हो गए कि इसराइल दोबारा ईरान पर हमला कर सकता है। मगर आज सदर ट्रंप एक बार फिर मैदान में आ गए। पहले सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ईरान और इसराइल दोनों से अपील करते हुए लिखा कि दोनों ममालिक फौरी तौर पर हमले बंद कर दें। और फिर इस पोस्ट के थोड़ी देर बाद ही ट्रंप ने एक और पोस्ट कर दी और ये दावा कर दिया कि ईरान और इसराइल दोनों फौरी जंगबंदी चाहते हैं। इस पोस्ट में ट्रंप ने मजीद लिखा कि अमन के लिए हतमी मुज़ाकरात जारी हैं, बशर्ते के कोई जहालत या हिमाकत इसमें रुकावट ना बने। ईरान की नाकाबंदी बरकरार रहेगी और पूरी क़ुव्वत और असर के साथ नाफिज रहेगी जब तक कि हतमी मुआहदा तय नहीं हो जाता। मामला तेज़ी से आगे बढ़ने चाहिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इन तमाम चीज़ों से कम ये ज़रूर हुआ कि अमरीकी सदर ट्रंप ने जब ये बातें की तो बैनुल-अक़वामी मार्केट में जो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, $4 से $5 बढ़ी हुई थी, उनमें गिरावट देखी गई और $1 से भी कम का इजाफा रह गया था। अहम बात यह है कि इसी दौरान ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आज एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी तरजीह कौमी सलामती और हमारी आवाम का अमन है। हम कौम के हुकूक का पूरी ताकत से दिफा करेंगे और किसी भी खतरे के सामने पीछे नहीं हटेंगे। मसूद पेज़ेश्कियान ने मज़ीद लिखा कि सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो बाजू हैं। हमने ना मैदान छोड़ा है और ना ही मुज़ाकरात की मेज़ को छोड़ा है। इंशाअल्लाह इत्तिहाद और अक्लमंदी के साथ ईरान इस आजमाइश से भी कामयाब होकर निकलेगा। और फिर इसी दौरान ईरानी फ़ौज ने अपने हमले ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनक़लाब की ख़ातिमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने यह ऐलान किया है कि दुश्मन को एक दर्दनाक जवाब देने के बाद कार्रवाइयाँ ख़त्म की जा रही हैं। पासदारान इनक़लाब के तर्जुमान के मुताबिक जनूबी लबनान और दाहिया के इलाके में सहयूनी हुकूमत की जारियत और बर्बरियत जो अमरीका की हिमायत से की गई थी, उसके जवाब में इस्लामी जमहूरिया ईरान की ताकत पर मुसल्लह अफवाज ने लबनान के मजलूम अवाम की हिमायत में इसराइल को एक सख्त जवाब दे दिया है। ताहम ये वाज़ेह किया जाता है कि अगर जारियत जारी रही तो पहले से ज़्यादा सख्त और तबाहकुन कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जबकि ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा है
कि अगर इसराइल दोबारा हमले करता है तो इसका जवाब पहले से ज़्यादा सख्त फौजी कार्रवाई की सूरत में दिया जाएगा। अमीर हातमी के मुताबिक सहयूनी हुकूमत की जारियत की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है और अगर दुश्मन ने अपनी कार्रवाइयाँ दोबारा की तो हमारे इकदाम पहले से ज़्यादा सख्त होंगे। अहम बात यह है कि इसी दौरान इसराइली मीडिया ने एक सीनियर इसराइली ओहदेदार का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि इसराइल ने ईरान पर हमले सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर रोक दिए हैं। इस ओहदेदार ने मजीद कहा कि अगर हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली शहरों पर हमले जारी रहे तो इसराइल बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर हमले करेगा। इसराइल के चैनल 12 के मुताबिक इसी सीनियर इसराइली ओहदेदार ने यह भी कहा कि जनूबी लबनान में इसराइली हमले आने वाले दिनों में पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेंगे। और फिर अब से कुछ देर पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बयान जारी करते हुए हमले रोकने के फैसले की तस्दीक कर दी है और कहा है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ हमले रोकने का फैसला इसलिए किया क्योंकि ईरान ने इसराइल पर हमले बंद कर दिए हैं, लेकिन अगर वो गलती करें और हमले दोबारा शुरू करें तो हम भी ताकतवर जवाब देंगे। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है और हम ज़रूरत पड़ने पर इस हक को नाफिज करेंगे। इस दौरान नेतन्याहू ने यह दावा भी किया कि ईरान और हिजबुल्लाह एक नया उसूल कायम करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो इसराइल पर हमले करें और इसराइल को जवाब न दें। नेतन्याहू के मुताबिक यह काबिल कबूल नहीं है। नेतन्याहू के इस बयान के बाद ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का एक बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि हमने कागज़ पर जंगबंदी और मैदान अमल में इसकी बार बार खिलाफ वर्जियों को बेनकाब कर दिया है और जब तक एतमाद साजी के लिए सच्ची नीयत नहीं होगी ईरान का जवाब यही रहेगा। इससे पहले मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कल रात को इसराइल के साथ झड़पों पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे मुखालिफ ना तो जंगबंदी के पाबंद हैं और ना ही मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और लबनान के बारे में मुआहदों की खिलाफ वर्जी और बहरी नाकाबंदी के ज़रिए ये जाहिर कर रहे हैं कि वो सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं। ईरानी कौम के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और आज अमेरिका की जानिब से सहयूनी हुकूमत को दी जाने वाली हिमायत ने खित्ते में मौजूद अमरीकी और इसराइली अड्डों और असासों को जायज़ हदफ बना दिया है। हमारी मुसल्लह अफवाज का हाथ हमेशा की तरह खुला है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे और कल रात से इसराइली हमलों के बाद तेहरान में क्या सूरत हाल है। हमारे साथ तेहरान से मौजूद हैं इकबाल फोरम के डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन बाक़ी साहब। बाक़ी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बाक़ी साहब एक दफ़ा फिर लगा जैसे जंग दोबारा शुरू होने वाली है। सीज़ फायर के बाद बराह रास्त हमले इसराइल और ईरान ने पहली दफ़ा किए एक दूसरे पर, मगर उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि ईरान की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी सीज़ फायर हो गया है। क्या इस वक्त ईरान में एक्सपेक्टेशन है? जंग की एक्सपेक्टेशन है या मुआहदे की एक्सपेक्टेशन है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपको, आपके टीम मेंबर्स और पाकिस्तान के बाशूर अवाम को तेहरान से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पहले भी शायद बार बार पेशगोई की थी, आखिरकार ईरान का सब्र खत्म हो गया और तारीख में पहली बार हम देख रहे हैं कि इस्लामिया जमहूरिया ईरान इसराइल की उन हमलों का जवाब में मिसाइल दाग रहा है जो ईरान के अलावा किसी तीसरे मुल्क पे हुआ है। मतलब लुबनान और मुजाहिमती जो कार्रवाई है उसके खिलाफ जब इसराइल ने बमबारी की तो ईरान ने उसकी रिटेलिएशन में जवाब दिया, जो कि पूरा डायनामिक्स रीजन में चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन ईरान के अंदर जो सूरत हाल है, अभी पिछले तकरीबन 100 रातों में से ईरानी अवाम सड़कों पे है, ईरानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फुल फ्लेज वॉर के लिए तैयार है और ये बिल्कुल जंग की धाने पे खड़े हैं। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ ईरान और एस्टैब्लिशमेंट और अवाम मुज़ाकरात और मुफाहिमत को भी मेरा ख्याल मौका दे रहे हैं और इसीलिए वो बार बार सब्र का पैमाना लबरीज होते हुए वार्निंग दे रहे थे कि हम अटैक करेंगे और आखिरकार कर दिया। जैसे कि आपने फरमाया, मुझे लगता है कि अब दोनों साइडों पे सीज फायर हो गई है। ईरान की जो नोटिफिकेशन था, हवाई अड्डे अब एक एक करके खुल भी रहे हैं और मुझे लगता है कि हम दोबारा मुफाहिमत के रास्ते पे ही जा रहे हैं। मतलब और ज़ाहिर है जब ये जंग शुरू होने से पहले आपसे बात हुई थी और ये तबसरे हो रहे थे कि जो वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ है उस तर्ज का ऑपरेशन ईरान में हो, तो आपने कहा था कि ईरान और वेनेजुएला में बड़ा फ़र्क है। आपने तफसीलात भी बताई थी, बताया था पासदारान इनकलाब कितनी मजबूत है और अब नताइज सबने देखे हैं। नाउ उस वक्त आपने ये भी कहा था कि ईरान में ज़ाहिर मुआशी मसाइल हैं। अब जब नेवल ब्लॉकेड है, उन मसाइल के बाद अवाम चाहते क्या है कि अमन हो जाए, किसी तरह मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ और एक एक रास्ता निकले आगे का। देखें, बात यह है कि बिल्कुल ठीक है, किसी भी मुल्क के अंदर जब जंग स्टार्ट होता है उसके बाद जंगबंदी के बाद जो मईशत की सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ दिखाई देती है। ईरान भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। ईरान के अंदर भी काफी हद तक मईशत के हालात बिगड़ चुके हैं। मैं आपको अगर एक फिगर देना चाहूँ, मई के महीने में
सालाना इफरात ज़र की शरह 77% तक पहुंच चुकी है। कुछ अशियाए खुर्दनूश ईरान के अंदर 114% तक बढ़ चुकी है। और ये आदाद शुमार मुझे लगता है कि दूसरे जंग अजीम के बाद बुलंद तरीन सतह पर ईरान में। लेकिन ईरान के अंदर जो सूरत हाल है, एक चीजों की किल्लत और कमी नहीं है। दूसरी बात, ईरानी अवाम 100 रातों में ये डिफाइन कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जरूर होनी चाहिए, ईरान को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात ऐसे सूरत हाल में हो और ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे हो जो कि ईरान की खुद मुख्तारी और ये जो मुजाहिमत का रास्ता इन्होंने अपनाया है उस पर कोई दाग ना पहुंचे और ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत बरकरार रहे। इसलिए मुझे लगता है ईरानी अवाम मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुश्किलात का शिकार हैं और वो सह भी रहे हैं, लेकिन वो अपने खुद मुख्तारी को मईशत से बुलंदतर समझते हैं, बालातर समझते हैं। इसलिए वो गवर्नमेंट के ऊपर जोर दे रहे हैं कि आप उस वक्त तक मुज़ाकरात ना करें जब तक आपकी प्री टर्म्स एंड कंडीशंस को अमेरिका नहीं मानता। और इस वक्त ये एक्सपेक्टेशन है कि ट्रंप कन्विंस कर लेंगे नेतन्याहू को, अगर कोई मुआहदा हो भी जाए, या फिर नेतन्याहू ने वही करना है जो वो करते हैं, या फिर ट्रंप और नेतन्याहू आपस में मिलकर खेल रहे होते हैं। क्या तासुर क्या है वहां? देखें, ईरान के अंदर ये तासुर मिल रही है कि नेतन्याहू इस मुफाहिमत से बिल्कुल खुश नहीं है। और जब भी आप देखें पाकिस्तान की कोई डेलीगेशन ईरान पहुंचती है तो वो लुबनान के ऊपर या किसी और जगह के ऊपर जो मुजाहिमत के महवर के आदाद व अरकाम है उसके ऊपर ये स्टार्ट करते हैं अपने अटैक्स। तो ये डीरेल करने की पूरी कोशिश है। उसके साथ साथ नेतन्याहू की मजबूरी ये है कि लिक्विड पार्टी के गिरती हुई शरह जो महबूबियत है, उनकी जो पॉपुलैरिटी रेट है वो दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। और अगर इनको 4 महीने के बाद की जो इलेक्शंस है उसमें जीतना है तो इनको विन कार्ड चाहिए। अब ये विन कार्ड मिल नहीं रहा नेतन्याहू को। 1982 में ये लुबनान में घुसे थे, 18 साल तक लुबनान में रहते हुए सन 2000 में जब बाहर निकले तो हिजबुल्लाह और मजबूत हुआ था। 2006 में एक बार फिर 34 डेज के जंग लड़ी इन्होंने हिजबुल्लाह के साथ। जब एंड पे कुछ हासिल नहीं कर सके तो एक और शिकस्त मुतहम्मिल हुए। तो ये जो नेतन्याहू की स्ट्रैटेजिक पॉइंट है कि हिजबुल्लाह को खत्म करें, ये किसी भी सूरत इनको हासिल नहीं होगी इंशाल्लाह। और इसी मत में हम देख रहे हैं कि ट्रंप बार बार बीच में आके इसराइल को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर ट्रंप इसराइल को ना बचाएं और उनकी सपोर्टर ना रहें तो 3 महाजों से, यमन, हिजबुल्लाह, लुबनान और ईरान, ये तीनों महाजों से घेराव है इसराइल के ऊपर और ये शदीद दबाव में है। इसलिए मुझे लगता है कि नेतन्याहू और ट्रंप तकरीबन एक ही प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट एंगल्स के साथ। मगर इसके बावजूद ये उम्मीद है कि अगर ट्रंप के साथ मुआहदा हो जाता है तो बात आगे बढ़ सकती है, उसकी पासदारी हो सकती है। ट्रंप वाहिद शख्स है जो कि नेतन्याहू को अभी कोर्ट से बचा रहा है और यही लेवरेज यूज करते हुए ट्रंप को भी इस सीज फायर और इस मुआहदे की सख्त जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रंप दबाव डालता रहेगा नेतन्याहू के ऊपर और एट द एंड ऑफ द डे अगर जरूरत पड़े तो अपना जो बैक सपोर्ट है इसराइल के पीछे से अगर ये हटा देता है तो इसराइल, क्योंकि अपना पूरा इन्हिसार अमेरिका के ऊपर किया हुआ है, अमेरिका की बगैर ये आगे जा ही नहीं सकता। हिजबुल्लाह, ईरान उनके सामने डटे हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रंप ये कार्ड वेल प्ले खेल सकता है अगर ये दबाव में ना आए और ज़ायनिस्ट जो लॉबीज है अमेरिका के अंदर वो ट्रंप को अपने गहराव से थोड़ा निकाल दे। तो मेरा ख्याल है ट्रंप ये मुफाहिमत के ऊपर दस्तखत करने के लिए भरपूर तैयारी में है। बहुत शुक्रिया बाकी साहब की गुफ्तगू आपने। ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम डेवलपमेंट है उसकी तफसीलात आप भी शामिल रखेंगे ब्रेक के बाद। हमारे मुल्क में ख़वातीन गैर महफूज हैं, कहीं तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, कहीं हरासमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं, कहीं रेप के दिल दहला देने वाले वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और कहीं गैरत के नाम पर ख़वातीन की जान ली जा रही है। हर दिन कोई ना कोई बल्कि कई ख़वातीन जुल्म का निशाना बनती हैं। किसी का चेहरा जला दिया जाता है, किसी को कत्ल कर दिया जाता है और किसी की ज़िंदगी खौफ में गुजर रही होती है। इस हवाले से क़वानीन भी मौजूद हैं और दावे भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हफ्ते के दिन कोयटा के सिविल अस्पताल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक खातून डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने के लिए ड्यूटी सरअंजाम दे रही थीं, उन पर अस्पताल के अंदर ही तेज़ाब फेंक दिया गया और किसी और ने नहीं
अस्पताल के अमले में शामिल एक शख्स ने ऐसा किया। खातून डॉक्टर शदीद तकलीफ में मदद के लिए दौड़ी तो उन्हें बचाने की कोशिश करने वाला मेडिकल ट्रेनी अब्दुल रज़ाक भी तेज़ाब से ज़ख्मी हो गया और ज़ख्मी अब्दुल रज़ाक ने बताया कि हमले के फ़ौरन बाद मदद की गर्ज से खातून डॉक्टर उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ीं और तकलीफ़ की शिद्दत से उन्होंने उसे अपनी जानिब खींचा। अब्दुल रज़ाक के मुताबिक खातून का चेहरा शदीद ज़ख्मी था जबकि उनके कपड़े भी मुतासिर हुए थे और फिर मैंने अपना कोट उतार कर उनके ऊपर डाल दिया। इब्तिदा में मुझे ये मालूम नहीं था कि उन पर तेज़ाब फेंका गया है। खातून डॉक्टर पर तेज़ाब फेंकने वाले मुलजिम की शनाख्त हुमायूं शाह के नाम से हुई, जो इसी अस्पताल में बतौर लिफ्ट ऑपरेटर काम करता था। कोयटा पुलिस के DIG इमरान शौकत के मुताबिक तेज़ाब फेंकने वाला मुलजिम बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। इस वाक़े की CCTV फुटेज में नज़र आ रहा है कि एक शख्स अपनी जेब से कुछ निकाल कर तेज़ी से एक जानिब बढ़ता है। इसी वीडियो में सीढ़ियों के साथ सफ़ेद कपड़ों और नीले कोट में एक और शख्स भी नज़र आ रहा है। इसके बाद जेब से कुछ निकालने वाला शख्स तेज़ी के साथ दूसरी सिमत में भागता हुआ दिखाई देता है। मुलजिम के भागने के बाद वो शख्स जो कि सीढ़ियों के साथ खड़ा है दूसरी जानिब मुड़कर देखता है तो एक खातून उसकी जानिब तेज़ी से आती हैं और उसको तेज़ी से अपनी जानिब खींचती हैं, जिसके बाद मुतासरा खातून ज़मीन पर गिर जाती हैं। इस वाक़े के बाद मुतासरा खातून को पहले कोयटा के अस्पताल मुंतकिल किया गया, फिर वहाँ से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। नुमाइंदा शवाला असलम की अस्पताल ज़राए से खबर के मुताबिक डॉक्टर मानूर का अस्पताल में 1 महीने तक इलाज जारी रहेगा। उनके होंठ और नाक पर गहरे ज़ख्म आए हैं। डॉक्टर्स ने कल डॉक्टर मानूर के होंठों की फिलिंग की है और मंगल को उनकी मेजर प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर मानूर को धुंधला नज़र आ रहा है। आई स्पेशलिस्ट ने उनकी आंखों का तफसीली मुआयना किया है। डॉक्टर मानूर की हालत खतरे से बाहर है और उनकी मुख्तलिफ सर्जरीज 1 माह तक जारी रहेंगी। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में तेज़ाब गर्दी संगीन जुर्म है और इस जुर्म में पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 336A और 336B के तहत सज़ा दी जाती है और इस जुर्म की कम अज़ कम सज़ा 14 साल कैद है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद है और मुलजिम पर कम अज़ कम 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज ही तेज़ाब गर्दी के हवाले से गैर मामूली हिदायत और ऑब्जर्वेशंस पर मबनी एक अहम फैसला भी जारी किया है। ये केस जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सुना और यह फैसला जस्टिस हाशिम काकड़ ने लिखा है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने फैसले के आगाज़ में तेज़ाब गर्दी का शिकार होकर जिंदा बच जाने वाली कुछ ख़वातीन के दर्दनाक तासुरात नकल किए हैं, जिसके मुताबिक कंबोडिया से ताल्लुक़ रखने वाली तेज़ाब गर्दी की सर्वाइवर मोंग श्री मोम का कहना है कि मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि जहन्नुम कैसी होगी। इसी तरह मुल्तान में तेज़ाब गर्दी का शिकार होकर जिंदा बच जाने वाली 24 साला शमा का कहना है कि मेरी ज़िंदगी से तमाम रंग ख़त्म हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैं एक ज़िंदा लाश हूँ, बल्कि ज़िंदा लाश से भी बदतर हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जीने का कोई हक़ ही नहीं है। इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली रेशमा कुरैशी भी तेज़ाब गर्दी की सर्वाइवर हैं। उनकी वालदा कहती हैं कि बंस अस्पताल ज़मीन पर जहन्नुम की तरह लगता था। मेरी बेटी के करीब ही बुरी तरह से झुलसी हुई बॉडीज़ रखी जाती थीं और ये हालात एक कम उम्र लड़की के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे। इसके बाद जस्टिस हाशिम काकड़ अपने फैसले में लिखते हैं कि मज़कूरा हौलनाक कहानियाँ तेज़ाब गर्दी के जुर्म से होने वाली गहरी तबाही की सिर्फ एक मामूली झलक पेश करती हैं और ये उन बेशुमार खामोश मुतासरीन की आवाज़ें हैं जिनको उस वाक़े के बहुत अरसे बाद भी जिस्मानी और नफ्सियाती तकालीफ सहना पड़ती हैं। तेज़ाब गर्दी कत्ल से भी ज़्यादा संगीन और हौलनाक जुर्म है। मौत तो अपने शिकार को एक बार ही ख़त्म कर देती है, लेकिन तेज़ाब गर्दी के शिकार अफराद की ज़िंदगी जिंदा मौत होती है, जहाँ वो हर रोज़ अपने सदमे की अजियत और अपने जिस्म की बिगड़ती हुई हालत का दर्द बर्दाश्त कर रहे होते हैं। फैसले के मुताबिक तेज़ाब गर्दी के मुजरिम का मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं होता, बल्कि मुतासरा शख्स की रूह को अजियत देकर उसे एक जिंदा लाश की तरह छोड़ देना होता है, जो मुतासरा शख्स को हमेशा मुजरिम की दरिंदगी की याद दिलाती रहे। फैसले के मुताबिक मौजूदा केस के दरख्वास्त गुजार अब्दुल मनान उर्फ इमरान को फैसलाबाद की इंसाफ दहशतगर्दी की अदालत ने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 336B के तहत इकरा परवीन को तेज़ाब फेंक कर जलाने का मुजरिम करार दिया था और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और मुतासरा खातून को बतौर मुआवजा 10 लाख रुपए अदा करने का भी हुक्म दिया गया था। बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने नवंबर 2022 को यह फैसला बरकरार रखा और फिर मुजरिम ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस केस में प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ यह है कि मुजरिम ने मुतासरा खातून को मुस्तकिल नुकसान पहुंचाने और उसका चेहरा और जिस्म बिगाड़ने की नीयत से 4 सितंबर 2019 की दोपहर को उसके घर जाकर उस पर तेज़ाब फेंका। मुतासरा खातून उस वक्त अपने घर के किचन में खाना पका रही थी। तेज़ाब से उसका चेहरा, सीना, कमर, बाएं टांग और बाएं पाँव जल गए थे और शदीद ज़ख्म आए थे, जबकि उसका बायां कान मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गया था। यहाँ तक कि 16 जनवरी 2020 को ट्रायल कोर्ट में बयान देने का मौका आया तो मुतासरा खातून ना लेट सकती थी, ना चल सकती थी और ना ही हरकत कर सकती थी, जबकि वाक़े के बाद से आज तक वो बिस्तर पर हैं। वाक़े की FIR फौरी तौर पर मुतल्लिका थाने में दर्ज की गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और शवाहिद भी हासिल कर लिए गए। केस की संगीनी की वजह से इस केस को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में भेज दिया गया, जहां प्रोसिक्यूशन ने 8 गवाह पेश किए, जिनमें खुद मुतासरा खातून, ऐनी शाहिदीन, मेडिकल अफसरान और तफ्तीशी अफसर शामिल थे। मुलजिम ने अपने बयान में इल्ज़ामात की तरदीद कर दी और झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का दावा कर दिया, ताहम उसने अपने दिफा में कोई सबूत पेश नहीं किया। मुलजिम के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वक़ूए के वक्त मुलजिम कम उम्र था और उसकी उम्र 17 या 18 साल थी, इसलिए नरमी बरती जाए। लेकिन असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि यह जुर्म इंतहाई हौलनाक है और इसे पहले से सोच समझकर अंजाम दिया गया है और एक नौजवान खातून की ज़िंदगी तबाह कर दी गई है। तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी खातून ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, लिहाजा मुलजिम की कम उम्री ऐसे वहशियाना जुर्म के लिए ढाल नहीं बन सकती। फैसले के मुताबिक ये वाक़या दिन दिहाड़े खातून के घर के अंदर पेश आया और गवाहान उसी घर के रिहायशी थे, इसलिए उनकी मौजूदगी किसी भी तरह मशकूक नहीं हो सकती। ऐनी शाहिदीन और मुतासरा खातून इकरा परवीन ने वक़ूए की बराह रास्त शहादत दी। FIR में अब्दुल मन्नान उर्फ इमरान को वाहिद मुलजिम नामजद किया गया और मुतासरा खातून की गवाही नाकाबिल तरदीद है। तिब्बी शवाहिद भी उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 336B के तहत इस जुर्म की सज़ा कम अज़ कम 14 साल कैद बामुशक्क़त और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद है, जबकि कम अज़ कम 10 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर है। फैसले के मुताबिक मुजरिम अब्दुल मन्नान उर्फ इमरान ने यह जुर्म जानबूझकर किया और इसका मकसद मुतासरा खातून के चेहरे और जिस्म को बिगाड़ना था, जो सिनफी बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद में एक आम मुहर्रिक है। केस के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मुजरिम की बेगुनाही के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देते हैं। दरख्वास्त गुजार का जाए वक़ूआ पर मौजूद ना होने का दावा मजबूत हक़ाइक़ के सामने बिल्कुल बेमानी और खोखला है। झूठे मुकदमे में फंसाए जाने के दावे के हक में भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट और एपलेट कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद तमाम शवाहिद का तफसीली जायजा लिया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह नतीजा अखज़ किया कि दरख्वास्त गुजार यानी अब्दुल मन्नान उर्फ इमरान का जुर्म मुकम्मल तौर पर साबित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमने भी शवाहिद का आज़ादाना जायजा लिया है और हम भी निचली अदालतों के फैसलों से मुख्तलिफ राय कायम करने से कासिर हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ फैसले में लिखते हैं कि तेज़ाब गर्दी अक्सर मर्दाना बालादस्ती कायम रखने के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मसलन शादी की पेशकश मुस्तरद होने, जिनसी ताल्लुकात की पेशकश रद्द किए जाने, मोहब्बत की पेशकश कबूल ना होने, जहेज़ के तनाज़ात या मर्दाना गुस्से के नतीजे में तेज़ाब गर्दी के वाक़यात होते हैं। इसका मकसद औरत की जिस्मानी शनाख्त को तबाह करके उस पर एक किस्म की समाजी मौत मुसल्लत करना होता है। इसके बाद अदालत ने बांग्लादेश और कंबोडिया में तेज़ाब गर्दी के सदेबाब के हवाले से होने वाली कानून साजी और उसके नतीजे में तेज़ाब गर्दी के वाक़यात में कमी का जिक्र किया है। पाकिस्तान के मुतल्लिका कवानीन की शिकों का हवाला दिया है और तेज़ाब गर्दी के सदेबाब के लिए मज़ीद सख्त कानून साजी और फौरी ट्रायल की अहमियत पर जोर दिया है। इसके बाद अदालत ने मज़ीद लिखा है कि तेज़ाब गर्दी के खात्मे का गहरा ताल्लुक तेज़ाब तक रसाई को महदूद करने से है। अगरचे 2011 की कानून साजी के ज़रिए तेज़ाब गर्दी को उसकी संगीनी के मुताबिक एक सख्त जुर्म करार दे दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे वाक़यात का मुसलसल पेश आना ये ज़ाहिर करता है कि सिर्फ सज़ाओं से इस जुर्म को मुकम्मल तौर पर नहीं रोका जा सकता। हमारे नज़दीक जब तक तेज़ाब और इस जैसा मवाद आसानी से दस्तयाब होता रहेगा, तब तक सिर्फ सज़ाएँ पूरी तरह से असर नहीं डाल सकेंगी। ये अदालत कई मौक़े पर तेज़ाब गर्दी के वाक़यात की हौलनाक और वहशियाना नौइयत पर जोर देती रही है। एक मौके पर साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तेज़ाब गर्दी को कत्ल से भी बदतरीन जुर्म करार दिया था। कत्ल इंसान की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देता है, लेकिन तेज़ाब गर्दी ज़िंदगी गुजारने के मयार को ही तबाह कर देती है और मुतासरा शख्स को उम्र भर की अजियत, समाजी तन्हाई
जिस्मानी साख्त की तब्दीली और दूसरों पर इन्हिसार की ज़िंदगी में धकेल देती है। मुतासरा शख्स न सिर्फ जिस्मानी दर्द सहता है बल्कि शदीद नफ्सियाती सदमे, खुद एतमादी के खात्मे और मुआशी महरूमी का भी शिकार हो जाता है। फैसले के मुताबिक तेज़ाब गर्दी हमारे मुआशरे में सिनफी बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद की बदतरीन सूरतों में से एक है। जैसा कि इसी फैसले में बताया गया है कि यह कत्ल से भी बदतरीन जुर्म है, क्योंकि कत्ल की सूरत में तदफीन के बाद मकतूल कम अज़ कम कब्रिस्तान में ज़मीन के एक टुकड़े का मालिक बन जाता है, जबकि तेज़ाब गर्दी की सूरत में मुतासरा शख्स पूरी ज़िंदगी दूसरों का मोहताज बन जाता है। हर रोज़ जीता है, हर रोज़ मरता है। मारूफ शायर डॉक्टर राहत इंदौरी ने इस बहस को अपने मशहूर अशार में यूं बयान किया है कि 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया। फैसले में आगे मजीद लिखा है कि तेज़ाब गर्दी के मुतासरा शख्स की आजमाइश मुकदमे के अख्तिताम पर भी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि एक तवील, कठिन और उम्र भर जारी रहने वाले तिब्बी इलाज के सफ़र का आगाज़ होता है। मुतासरीन को अक्सर जिस्म की बहाली के लिए मुतादिद पेचीदा सर्जरीज़ और खुसूसी तिब्बी इक़दामात से गुजरना पड़ता है, जो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर इंतहाई तकलीफ़देह होते हैं बल्कि माली एतबार से भी इतने महंगे होते हैं कि ज़्यादातर मुतासरीन के लिए ज़रूरी इलाज तक रसाई मुमकिन ही नहीं रहती। एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान में तेज़ाब गर्दी के तबाहकुन असरात की मिसालें इरम सईद और मैमूना खान जैसी मुतासरीन हैं, जिन्हें बिलतरतीब 25 और 21 सर्जरी से गुजरना पड़ा। इन दोनों खवातीन पर शादी से इनकार और ख़ानदानी तनाज़ात की वजह से तेज़ाब से हमले किए गए थे। इसी तरह सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की यही संगीन सूरत हाल शमीम अख्तर के मुकदमे में भी देखी गई, जो पहले इज्तिमाई ज़्यादती और बाद में तेज़ाब गर्दी का निशाना बनी और उन्हें 10 सर्जरी से गुजरना पड़ा, जबकि मुनीरा आसिफ को शादी की पेशकश मुस्तरद करने पर तेज़ाब गर्दी का निशाना बनाया गया और उन्हें 7 सर्जरीज़ की ज़रूरत पेश आई। फैसले के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि इस मसले के हवाले से हमारे मुल्क में भी एक मजबूत और मौसर निज़ाम बाज़ाब्ता तौर पर कायम किया जाए। अगरचे मुतासरा शख्स के इलाज के अखराजात की बुनियादी जिम्मेदारी मुजरिम पर आयद होनी चाहिए, लेकिन रियासत भी अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे हौलनाक जराइम का वकूअ पजीर होना ये निशानदही करता है कि जुर्म की रोकथाम और तेज़ाब जैसे ख़तरनाक मवाद की निगरानी के हवाले से रियासती निज़ाम में कमज़ोरियाँ मौजूद हैं। हम इस राय के भी हामिल हैं कि तेज़ाब गर्दी के वो मुतासरीन जो मुस्तकिल जिस्मानी माजूरी का शिकार हो जाएं या उनकी कोई हिस्स मुतासिर हो जाए, उन्हें मुकम्मल तौर पर माजूर अफराद के ज़मरे में शुमार किया जाना चाहिए। ऐसे मुतासरीन को सरकारी माजूरी सर्टिफिकेट जारी किए जाने चाहिए ताकि वो कानून के मुताबिक मुलाजमतों, तालीमी इदारों और रियासत की जानिब से फराहम किए जाने वाले तमाम फ़वाइद में माजूर अफराद के लिए मुख्तस कोटे और सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। फैसले में मज़ीद लिखा है कि ये तमाम बातें बयान करने के बाद अब हम सज़ा के तयन की तरफ आते हैं। एक मशहूर कानूनी उसूल है कि सज़ा जुर्म की संगीनी के मुताबिक होनी चाहिए। तेज़ाब गर्दी के मुकदमात में होने वाला नुकसान कोई आर्जी ज़ख्म नहीं होता, बल्कि मुतासरा शख्स के लिए उम्र भर की अजियत बन जाता है। सज़ा का तयन करते वक्त हमने मुजरिम के कम उम्री के मौक़िफ़ पर इंतहाई गौर व फिक्र किया है। ताहम इस जुर्म की गैर मामूली संगीनी, सोचे समझे अंदाज में की गई दरिंदगी और बेरहमी ऐसी है कि नरमी की कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं रहती। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस कदर गैर इंसानी अमल की सज़ा में कमी के लिए कम उम्री का सहारा नहीं लिया जा सकता। अदालत ने इसके बाद मुजरिम अब्दुल मन्नान उर्फ इमरान की सज़ा और जुर्माने को मुनासिब करार देते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। फैसले में अदालत ने कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट्स में तेज़ाब गर्दी के केसेस को 4 माह में मुकम्मल करने की अहमियत पर जोर दिया है और हाई कोर्ट्स को ऐसे केसेस के ट्रायल को मॉनिटर करने की हिदायत जारी की है। इसके अलावा वफाकी और सूबाई हुकूमतों से कहा गया है कि प्राइवेट अफराद को तेज़ाब फ़रोख्त करने की पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और तेज़ाब की कानूनी फ़रोख्त के हवाले से डिजिटल निज़ाम कायम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को ये सिफारिशात भी दी हैं कि वो तेज़ाब गर्दी के मुतासरीन को माजूर अफराद के लिए मुख्तस कोटे में शामिल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें और साथ ही नेशनल एसिड सर्वाइवर्स रिहेबिलिटेशन फ़ंड के क़याम के लिए खुसूसी कानून साजी करें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें। हुकूमत ने पहले 5 जून को बजट पेश करने का ऐलान किया, फिर 10 जून की तारीख दे दी और अब यह खबर सामने आई है कि हुकूमत 10 जून को बजट पेश नहीं करेगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने ऐवान सदर के ज़राए से खबर दी कि वफाकी बजट 10 जून को पेश नहीं किया जाएगा और यह फैसला सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में हुआ है और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी 10 जून को होगा।
बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद है। अशरफ मलखम बहुत शुक्रिया। क्या हुकूमत नहीं मना पाई पीपल्स पार्टी को, क्या हो रहा है, क्यों ये फैसला हुआ है? जी सर, शाहिद साहब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रौला नहीं था, इसमें कुछ चीजें और भी थी, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो थी, IMF के साथ भी यही मुज़ाकरात हुकूमत पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के चल रहे हैं कि जो कुछ कंसेशंस खासतौर से टैक्स के हवाले से कॉर्पोरेट सेक्टर को, तनख्वाहदार तबके को देना चाहती है हुकूमत, उसकी अप्रूवल IMF से आनी है, अप्रूवल अभी तक नहीं आई। एक वन ऑफ द रीजन एक ये भी थी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सियासी चीजें भी जुड़ी हुई थी। बड़ा मसला जो था, जो तय नहीं हो रहा था, वो जो फेडरल गवर्नमेंट को जो FBR का शॉर्टफॉल है रेवेन्यू का, 12 या 1300 अरब रुपए बनेगा, फेडरल गवर्नमेंट को उसकी फंडिंग चाहिए सूबों से, जो उसने आउट ऑफ बॉक्स जाके उनको रिक्वेस्ट की थी, सूबे इस पे इतफाक नहीं कर रहे थे। तो लेकिन ये भी पहले दिन से तय था कि इतफाक हो जाएगा। इतफाक उस वक्त होगा जब मीटिंग जो सारी की सारी चल के सदर असद अली जरदारी के पास पहुंचेगी, वो अपने बड़े होने का, जब रहन होने का सबूत देंगे। लिहाजा वही हुआ, 3 दिन डिफरेंट सेशंस हुए, उनमें जो बाकी चीजें थी, जो तरक्याती बजट के हवाले से चीजें थी, और जिसमें सिंध में जो वफाकी हुकूमत के फंडेड प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग के हवाले से चीजें थी, वो साथ साथ चल रही थी। रोज खबर आती थी कि हम करीब पहुंच गए, लेकिन हमने उस दिन भी खबर दी थी कि मीटिंग वो अल्टीमेटली ऐवान सदर जाएगी, सदर असद अली जरदारी के पास जब जाएंगे उसमें जो फैसला हो जाएगा, और हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ही पेज पर आएंगे, क्योंकि कोई भी इस वक्त अफोर्ड नहीं करता कि इस सिस्टम को किस तरह नुकसान पहुंचे। लेकिन इसमें दूसरी जो वजह थी, वो वजारत खजाना के IMF के साथ ही मुज़ाकरात अभी मुकम्मल नहीं हुए। पहले जो तारीख दी गई थी 10 तारीख, उस दिन भी हमने कहा था ये तारीख 10 से 12 तक होगी। 10 को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए 10 को बजट देना, क्योंकि जो बाकी चीजें तय होनी है वो डेवलपमेंट बजट जो NEC ने तय करना है उसके बाद होनी है। NEC में उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक वफाकी हुकूमत को ना पता हो कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, सूबों से हमें कितने फंड, जो कि 1700 अरब रुपए तक एक्सपेक्ट कर रही थी वफाकी हुकूमत, इसने डिमांड की थी। हालांकि डिमांड तो उन्होंने 1700 अरब की ही थी, लेकिन इस बात को तैयार थे कि 1200 तक जब मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। अल्टीमेटली 1500 अरब रुपए की बात चल रही थी, उसके टेक्निकल कमेटीज बन गई हैं, आज ही वो कमेटीज नोटिफाई हो जाएंगी। कल के दिन में वफाकी हुकूमत को पता चल जाएगा कि सूबे हमें कितने फंड देते हैं, उसके मुताबिक बजट बन के 10 तारीख को NEC का इजलास रखा गया है। बहुत शुक्रिया शमल बता रहे थे हुकूमत को बजट में टैक्सेस और दीगर इकदामात पर IMF की मंजूरी का भी इंतजार है। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी, सुपर टैक्स में 2% की कमी, एक्सपोर्ट्स पर 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ की तजवीज़ दी है। ताहम सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियों और तकरीबन 2 दर्जन के करीब दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स को बढ़ाकर 18% की स्टैंडर्ड शरह तक करने के लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान ने IMF से दरख्वास्त की है कि माहौल दोस्त और तवानाई की बचत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह को कम ही रखा जाए। ये दरख्वास्त रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत $1.4 अरब के IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए की गई है। आला सरकारी ज़राए ने द न्यूज़ को तस्दीक की है कि 30 जून 2026 को ख़त्म होने वाले रवां माली साल के लिए FBR के टैक्स हदफ को कम करके 13,428 अरब रुपए करने के बाद अब IMF के साथ मिलकर अगले माली साल के लिए टैक्स वसूली के हदफ को बढ़ाकर 15,264 अरब रुपए करने के लिए आदाद शुमार का जोड़ तोड़ करना हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। और इसका मतलब है कि FBR को मौजूदा साल के रिवाइज टारगेट से 1,836 अरब रुपए ज़्यादा अगले साल इकट्ठे करने होंगे। मगर इस वक्त ये तवक्को भी की जा रही है कि FBR इस माली साल में 13,000 अरब रुपए इकट्ठे कर पाएगा, यानी अगले माली साल में मौजूदा माली साल से तकरीबन 2,200 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना होगा। खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि मिडिल इनकम ग्रुप के सैलरी स्लैब के लिए टैक्स में 5% की कमी कर दी जाए। मगर इस तजवीज़ पर अमल दरामद इस बात पर मुनहसर है कि IMF इस तजवीज़ से इत्तफाक करता है या नहीं। जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स को 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। खबर के मुताबिक हुकूमत ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर बड़े रिलीफ की तजवीज़ दी है, जिसके तहत टैक्स फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 0 कर दिया जाएगा। मगर IMF का इसरार है कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन पर कम से कम टैक्स ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो 0.5% से 1% की रेंज में हो, ताकि डॉक्यूमेंटेशन को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा हुकूमत ने इस वक्त 18% स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स नाफिज किया हुआ है, मगर IMF चाहता है कि जिन अशिया पर सेल्स टैक्स की रियायत है उन पर भी 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद किया जाए। और ये देखना अभी बाकी है कि हुकूमत किन अशिया पर सेल्स टैक्स पर रियायत लेने में IMF से
कामयाब होती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।